डोंट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टुडे। तो अपने बीते हुए कल को अपने आज पे हावी मत होने दीजिए। जो बीत गया वो तो पास्ट था, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। इसलिए सब कुछ भूलकर एक नई फ्रेश स्टार्ट कीजिए और अपनी लाइफ की जर्नी में पूरी एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 30 अगस्त 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। मैरिएके लुकस रिजनेवेल्ड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखक बने। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बढ़ाने के लिए एडोब के साथ भागीदारी की। दिल्ली सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान शुरू किया है। भारत 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय GIS सक्षम लैंड बैंक प्रणाली शुरू की है। राजनाथ सिंह जी ने NCC प्रशिक्षण के लिए DG NCC ऐप लॉन्च किया है। S जयशंकर जी ने भारत और वियतनाम के बीच 17वें संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। केरल ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है। पेंशन और पेंशनरों का विभाग डिजी लॉकर के साथ पेंशन भुगतान आदेश को जोड़ेगा। निर्मला सीतारमण जी ने 41वें GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। वी रामगोपाल राव को DRDO को फिर से परिभाषित करने के लिए बनाए गए नए एक्सपर्ट पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड अ नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज नेम्ड चुनौती। हाल ही में किसने चुनौती नाम से नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया है एक नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज जिसका नाम दिया गया है चुनौती। तो इस प्रोग्राम के तहत जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री है वो अलग अलग स्टार्टअप्स को इनवाइट करेगी जो कुछ एरिया डिसाइड किए गए हैं, तो उस एरिया के अंडर में उन्हें वर्क करना होगा और प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे और उन्हीं में से कुछ विनर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से एरिया डिसाइड किए गए हैं। जो एरिया हैं वो हैं एडुटेक, एग्रीटेक, फिनटेक सॉल्यूशंस, उसके अलावा सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिमोट मॉनिटरिंग, मेडिकल हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव एंड साइकोलॉजिकल केयर, जॉब एंड स्किलिंग, लिंग्विस्टिक टूल एंड टेक्नोलॉजीज़। तो ये सारे अलग अलग एरियाज़ डिसाइड किए गए हैं इस कंपटीशन के लिए। तो इस कंपटीशन से फिर 300 स्टार्टअप को चुना जाएगा और उन्हें 25 लाख तक का फ़ंड प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस प्रोग्राम के लिए जो बजट डिसाइड किया गया है सरकार की तरफ से वो है 95 करोड़ 95.03 करोड़ रुपीज़, और ये चलेगा लगभग 3 सालों तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। तभी हाल ही में दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया था वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया था नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज यानी NCPUL के द्वारा, और इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था न्यू दिल्ली में। और इस सेशन पे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया इस कॉन्फ्रेंस को, और उन्होंने संबोधित करते हुए बताया कि जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो जो उर्दू राइटर्स हो और लिटरेटर्स हैं उनको अवार्ड और ऑनर भी प्रोवाइड कराएगी, ताकि जो उर्दू राइटर्स हैं उनको इंकरेजमेंट मिले, उनको बढ़ावा मिले उनकी क्रिएटिव सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर बी ओपेंड। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा। तो अभी केरला सरकार ने बताया कि केरला में खोला जाएगा भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर, और इस सेंटर को बनाया जा रहा है कि ताकि जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, नई नई वुमेन अपना पहचान बनाना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, अपने बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तो उनको घर से दूर एक सेफ प्लेस प्रोवाइड कराया जा सके जहाँ पे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, या अगर बिजनेस है तो उसको एक्सपेंड कर सकें और ग्लोबली मार्केट में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करें और अपनी अलग पहचान बना सकें। और इस इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर में एक डेडिकेटेड स्पेस भी होगा वुमेंस के लिए, जहाँ पे वो अपनी आर्ट्स को और कल्चरल फॉर्म्स को, जैसे कि म्यूज़िक, डांस और थिएटर है, इन सबको भी प्रमोट कराया जाएगा। तो केरला की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन जी, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम,
और गवर्नर हैं केरला के आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इस योजना को लॉन्च किया है जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य जी ने, और इसे लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत जो उत्तर प्रदेश स्टेट के 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं तो उनके घरों तक रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें इंडिया क्रिकेट टीम के भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं यानी वो भारतीय जो बाहर रह रहे हैं विदेशों में, और जो NRIs हैं, तो अगर उनका कोई इशू है तो उनको स्टेट बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सॉल्व किया जाएगा एक पोर्टल की मदद से, और उसी पोर्टल का नाम है NRI यूनिफाइड पोर्टल। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल को ही अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में भी नियुक्त किया गया है, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग टू रेगुलेट पॉलिसीज़ टू अडॉप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया। नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए नीतियों को विनियमित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने NDC-TIA यानी कि नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया नाम से एक पहल शुरू की है, जिसके तहत जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनके अडॉप्ट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी भारत में। तो इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव ऑफ जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा, और जो टीम बनाई जाएगी NDC-TIA की, वो टीम काम करेगी गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ मिलकर, उसके साथ ही जो लोकल डिसीजन मेकर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, तो इन सब के साथ मिलकर ये टीम काम करेगी। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का वो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और उनके लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको प्रमोट करना, उनके लिए नई नई पॉलिसियाँ बनाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोग अपनाएं। और उससे होगा क्या कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेंगे तो पोल्यूशन में काफ़ी गिरावट आएगी। जब पेट्रोल और डीजल वाली व्हीकल्स कम चलेंगे, इलेक्ट्रिक ज़्यादा होंगे, तो पोल्यूशन में कमी होगी, और मेनली इसको इसीलिए लाया जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए। और इस प्रोजेक्ट में 3 कंट्रीज़ इंक्लूड की गई हैं, इंडिया, चाइना और वियतनाम, और ये प्रोजेक्ट लाया गया है 2020 से 24 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ चेयर्ड द 14th इंडियन सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग। 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी हाल ही में जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार जी, अजय कुमार ने अध्यक्षता की है 14वें भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता की। तो अभी हाल ही में वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराई गई 14वीं इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग, और इसमें पार्टिसिपेट किया भारत की ओर से जो भारत के डिफेंस परमानेंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय कुमार जी, और सिंगापुर की ओर से पार्टिसिपेट किया मिस्टर चैंग हेंग की ने। और इस वार्ता में दोनों कंट्रीज़ एग्री हुई, उन्होंने अपने बायलैटरल डिफेंस इंगेजमेंट को लेके चर्चाएं की, वहाँ पे जो भी इश्यूज चल रहे हैं बायलैटरल डिफेंस को लेके, तो उसके बारे में चर्चा की, और उनको सुधारने के लिए क्या क्या नई कदम उठाने हैं, क्या क्या नई पॉलिसियाँ लानी हैं, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और दोनों ही कंट्री ने अप्रूवमेंट दिया अपनी सिक्योरिटी पार्टनरशिप को और बढ़ाने के लिए। इसके अलावा वहाँ पे एक HADR एग्रीमेंट भी साइन हुआ। HADR है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ। ओके, सिंगापुर की बात करें तो कैपिटल है सिंगापुर, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट हैं हालिमा याकोब, और प्राइम मिनिस्टर हैं ली सेन लूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय असम कैबिनेट टू सेट अप अ स्किल यूनिवर्सिटी एट मंगलदोई। असम मंत्रिमंडल ने मंगलदोई में एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए किस विधेयक को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने अप्रूवमेंट दिया है असम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल को, और इस बिल के तहत एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी मंगलदोई में। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो फंड एलोकेट किया गया है वो है 900 करोड़ का, यानी 900 करोड़ दिए गए हैं इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। और इसके लिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है यानी ADB है वो फ़ंड देगा, और ये अपनी ही तरह में एक अलग टाइप की यूनिवर्सिटी होगी। इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग है 10,000 सीट्स की, और जो 80% सीट्स हैं इसमें से यानी कि
8,000 जो सीट्स हैं वो रिज़र्व की गई हैं असम के स्टूडेंट्स के लिए, और जो 20% सीट्स हैं बची हुई यानी 2,000 सीट्स वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हैं। और इस कैबिनेट में कुछ और भी डिसीजंस लिए गए, जिनमें से जो 3 मेन डिसीज़न है वो ये हैं कि जो असम के पीपल हैं वो अब ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी एज भी बढ़ा के 40 ईयर्स कर दी गई है एज लिमिट। और ऐसा किया गया है ताकि जो अनएम्प्लॉयड व्यक्ति हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलें। इसके अलावा 116 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को भी अप्रूवमेंट मिला है, जिसके तहत जो नाबार्ड है वो धनसिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा, जिसे लॉन्च किया गया था 1975 में। और उसके अलावा जो अभी कुछ ही दिन पहले अरुणोदय स्कीम लॉन्च हुई थी असम में, उसको भी अप्रूवमेंट मिल गया है, जिसके तहत जो फैमिलीज़ हैं जिनके पास कम पैसे हैं, जो इनकम लेवल जिनका अच्छा नहीं है, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा असम गवर्नमेंट के द्वारा। यानी ऐसी फैमिलीज़ जिनकी जो एनुअल इनकम जो है वो 2 लाख रुपए से कम है, मतलब फैमिली इनकम पूरे कंप्लीट फैमिली मेम्बर्स की सबकी जोड़ के जो इनकम है वो साल में 2 लाख से कम होनी चाहिए। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे नेशनल स्पोर्ट्स डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 मनाया गया। तो अभी हाल ही में 29 अगस्त को मनाया गया नेशनल स्पोर्ट्स डे 2020। और 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को बर्थडे है यानी जन्म दिवस मनाया जाता है जो हॉकी के लेजेंड हैं, इंडिया के हॉकी के जादूगर माने जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी, तो उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, और इन्होंने अपने इंटरनेशनल कैरियर में 1000 गोल्स किए हैं, और ये 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं हॉकी में, जिसमें से एम्स्टरडैम में जीता था 1928 में, लॉस एंजलिस में जीता था 1932 में, और बर्लिन में जीता था 1936 में। तो इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। और इस दिन जो भारत के नेशनल अवार्ड्स हैं जैसे कि अर्जुना अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड, तो ये अवार्ड दिए जाते हैं कोचेस और खिलाड़ियों को प्रेसिडेंट जी के द्वारा। जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अवार्ड है। इसको शुरू किया गया था 1991-92 में, और इस साल जो दिए गए हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वो हैं रोहित शर्मा को, मरियप्पन थंगावेलु को, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। ओके, रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, मरियप्पन थंगावेलु जो हैं वो पैरालंपिक हाई जंपर हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर हैं, विनेश फोगाट रेसलिंग से हैं, और रानी रामपाल इंडियन वुमेंस हॉकी की कैप्टन हैं। उसके अलावा जो अर्जुना अवार्ड है ये राजीव गांधी रत्न के अवार्ड के नीचे आता है, और इसे शुरू किया गया था 1961 में। और इन दोनों ही अवार्ड को पाने के लिए पिछले जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस देखे जाते हैं। उसके बाद है द्रोणाचार्य अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है जो आउटस्टैंडिंग कोचेस होते हैं कंट्री के उनको। और उसके बाद आता है ध्यानचंद अवार्ड। तो ये एक तरह का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसको 2002 में शुरू किया गया था, और इसको दिया जाता है जो इवेंट्स होते हैं जैसे कि पैरालंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो प्लेयर्स खेलते हैं तो उन प्लेयर्स को दिया जाता है ये ध्यानचंद अवार्ड। उसके बाद 29 अगस्त को ही एक और दिन मनाया गया, वो था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। और ये दिन मनाया जाता है न्यूक्लियर वेपन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि न्यूक्लियर वेपन से क्या क्या नुकसान होते हैं, कितना डेंजरफुल है ये कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पास्ड रेजोल्यूशन टू ब्रिंग द स्टेट अंडर शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस राज्य सरकार ने भारतीय संविधान की अनुसूची 6 के तहत राज्य को लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। तभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है ताकि जो अरुणाचल प्रदेश है उसको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 में जगह मिल सके। 6 शेड्यूल में है क्या, जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके बनाया गया था ये 6th शेड्यूल, और इसमें 4 स्टेट्स कवर किए गए थे, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम। ओके, तो अब इसी शेड्यूल के अंडर में अरुणाचल प्रदेश भी आना चाहता है, इसीलिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है। तो एक कमेटी थी
बर्दोलोई कमेटी, जिन्होंने सजेस्ट किया कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जो कि ट्राइबल एरियाज़ का डेवलपमेंट करवा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो बाहरी दुनिया है, बाहर जो लोग रह रहे हैं, उनसे प्रोटेक्शन देने के लिए भी एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए। तो उन्हीं के रिकमेंडेशन में शेड्यूल 6 लाया गया था। तो इस शेड्यूल के अंडर में जो गवर्नर है स्टेट का, उसको स्पेशल पावर दी जाती है ताकि वो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं खुद से ही। इसके अलावा वो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं और जो उनका बाउंड्रीज़ होता है यानी उनकी सीमा होती है उसको भी बदल सकते हैं, यानी घटा बढ़ा सकते हैं। और इस काउंसिल के अंडर में जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑपरेट होते हैं उसमें 30 मेंबर रखे जाते हैं, जिसमें से जो 4 हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और जो 26 अलग पर्सन होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, यानी कि उनका चुनाव किया जाता है। पेमा खांडू गवर्नर हैं, बीडी मिश्रा, और कैपिटल है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल हेड द न्यूली लॉन्च्ड फोरम ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारतीय उद्योग परिसंघ के नए लॉन्च किए गए फोरम का प्रमुख कौन होगा। तो अभी हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने अपना एक फोरम लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और उसके हेड के तौर पे नियुक्त किए गए हैं संदीप पाटिल जी। ओके, संदीप पटेल जी। और ये जो संदीप पटेल हैं ये IBM के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यानी MD हैं। और इस फोरम का काम क्या होगा, तो भारत में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अलग ही तरह का हाई लेवल का इकोसिस्टम क्रिएट करना, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट की ओर आकर्षित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंटीग्रेशन ऑफ ICAR IIHR सीड पोर्टल विथ SBI's योनो कृषि वेब एप्लीकेशन। SBI के योनो कृषि वेब ऐप के साथ ICAR IIHR बीज पोर्टल के एकीकरण को किसने लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है इंटीग्रेशन ऑफ ICAR IIHR सीड पोर्टल विथ SBI's योनो कृषि वेब ऐप। तो जो SBI का योनो का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन, और ये SBI का ऐप है। तो SBI के योनो कृषि प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट के ऑनलाइन सीड पोर्टल ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो इससे होगा क्या, जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी उनका क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने में, और उसके अलावा उनका क्रॉप क्वालिटी भी बढ़ेगा, और जब क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्रॉप क्वालिटी भी बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है उनकी इनकम भी ज़्यादा जनरेट होगी। और इस इंटीग्रेशन से जो फार्मर्स हैं यानी किसान हैं वो अच्छी क्वालिटी के और रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सर्टिफाइड सीड्स भी खरीद सकते हैं। और इस वर्चुअल लॉन्च इवेंट के जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो थे SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार। ओके, तो इससे ये भी याद रखिएगा कि जो योनो है उसका फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन, और ये SBI की ऐप है। SBI के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, और 1 जुलाई को ही हम SBI डे मनाते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैज़ साइंड MOU विथ फुटबॉल कोचेस ऑस्ट्रेलिया FCA फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। किस खेल संघ ने भारत और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल के विकास के लिए फुटबॉल कोच ऑस्ट्रेलिया FCA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेस यानी कि AIFC ने एक MOU साइन किया है FCA के साथ, FCA यानी कि फुटबॉल कोचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसके तहत जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है दोनों देशों में फ़ुटबॉल का डेवलपमेंट किया जाएगा। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की हेल्प करेंगे और इनकरेज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा खेल में फ़ीमेल कोचेस के ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो ये मूव करते हैं आज के वर्ल्ड लर्नर्स की तरफ। सबसे पहले है, द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली एनिवर्सरी ऑन 28 अगस्त। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 28 अगस्त को अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई। नेक्स्ट है, ब्लैक पैंथर एक्टर कैडविक बोसमैन पास्ड अवे एट 43। तो एक मूवी थी ब्लैक पैंथर मार्वल स्टूडियोज़ की, तो उसके जो अभिनेता थे कैडविक बोसमैन, उनका भी हाल ही में निधन हो गया और उनकी मृत्यु हुई है कैंसर के कारण।
नेक्स्ट है इंडिया को स्पॉन्सर्स यूएनएससी रिजोल्यूशन ऑन वुमेन पीस कीपर्स। महिला शांति सैनिकों पर यूएनएससी के प्रस्ताव को भारत प्रायोजित करेगा। तो अभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने एक रिजोल्यूशन के बारे में चर्चा चल रही है, जिसके तहत जो पीस वाले ऑपरेशंस होते हैं, शांति वाले जो ऑपरेशन होते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन के पार्टिसिपेशन को लेकर चर्चा की जा रही है और यूएनएससी के इस रेजोल्यूशन को भारत प्रायोजित करेगा। नेक्स्ट है आयाका ताकाहाशी, जापान फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन बैडमिंटन हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। तो जो जापान में बैडमिंटन को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने वाली जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं आयाका ताकाहाशी, उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। लास्ट है मिस सुधा पैनुली हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020। सुश्री सुधा पैनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन एयरफोर्स फॉर कैरियर एंड जॉब इन्फॉर्मेशन। भारतीय वायुसेना द्वारा कैरियर और नौकरी की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल की वीडियो में क्वेश्चन था विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द यूएफए चैंपियंस लीग 2020। किस फुटबॉल क्लब ने यूएफए चैंपियंस लीग 2020 जीता है? तो इसका राइट आंसर है बायर्न मुनिच। ओके, बायर्न मुनिच ने जीता है 2020 का यूएफए चैंपियंस लीग और इन्होंने फाइनल में हराया है पीएसजी को। जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और राइट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।